ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और वो सब डिस्कस किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड इट इन वैक्यूम। ओके, हमने वो वैक्यूम में डिस्कस किया। आफ्टर दैट कैपेसिटीज में हमने डाइलेक्ट्रिक्स में भी पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ये सब आ रहा है तो उसकी मैथमेटिक्स, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में विल डिस्कस ऑल दिस व्हेन द सिनेरियो इज इन कंडक्टर्स। ओके, तो कंडक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, कौन बताएगा मुझे? मटेरियल विच अलाउ ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल देखूं तो टोटल हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। कौन से? आई मीन कंपेयर टू अगर कंडक्टर्स के रेंज में अगर बात करूं तो सबसे पहले तो होता है कंडक्टर, उसके बाद होता है सेमीकंडक्टर, एंड फाइनली वी हैव इंसुलेटर। तो तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग क्या है इन टर्म्स के बारे में, जरा मुझे बताओ। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, जल्दी से बताना मुझे ये चीज। कंडक्टर बेसिकली ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को बेसिकली या फिर करंट के फ्लो को कोई भी रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस देता है। तो बेसिकली इसका मैं बोलूंगा कि इसमें रेजिस्टिविटी टू करंट जो होती है, हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत छोटा होता है। और रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स में बहुत ज्यादा होता है। और वही अगर मैं सेमीकंडक्टर्स में देखूं तो सेमीकंडक्टर्स में इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो होती है इन बिटवीन। समझ में आ रहा है ये चीज, हाँ या ना? ओके, सो हम जो अभी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और कैपेसिटर्स में, वही चीज अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे, वही एनालिसिस करेंगे कंडक्टर्स में कि कंडक्टर्स में होता क्या है। तो लेट से ये आपका कंडक्टर है। मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होती है। समझ में आ रहा है? कंडक्टर्स में नो मैटर व्हाट तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होने वाली है इफ वी आर कंसीडरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। ठीक है, कब जीरो नहीं होती वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हमेशा जीरो होती है। सबसे पहले तो कहना से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मटेरियल में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन, या फिर मे बी ये थोड़ा मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए एप्सिलॉन नॉट बाय के। एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड when in the same situation अगर सराउंडिंग में वैक्यूम है। ठीक है, E in case of vacuum। समझ में आ रहा है? और ये क्या होगा सेम सिनेरियो में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो कहना है से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये चीज हम लोग पढ़ चुके ना। आई मीन पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो सिंपली होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका के है, इंटू क्यू बाय आर, इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बन जाता है आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और यही अगर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। और आपका एप्सिलॉन क्या होता है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होता है। बेसिकली ये वाला के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अच्छा, तो इस एक्सप्रेशन से कहने से मैं से लिख सकता हूं कि जो मुझे वैक्यूम के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था उसी को बस मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना है। इतना समझ में आ रहा है तुम लोग को, हाँ या ना? हाँ। ओके, सो अगर मैं बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में अगर कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है तो कंडक्टर्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, जरा सोच के बताना मुझे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी कंडक्टर? यही देखना है तुम्हें बेसिकली। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मटेरियल के अंदर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ वो मटेरियल के बदले वैक्यूम होता डिवाइडेड बाय उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी यहाँ पे नो मैटर व्हाट कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा जीरो होने वाला है। तो कंडक्टर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जरा बताना मुझे। यस, अरे जल्दी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आसान बात है ये चीज जीरो कब बनेगी, एट व्हाट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये चीज जीरो बनेगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, एग्जैक्टली। तो बेसिकली इतना याद रखना तुम्हें, एक कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हम्म। हाँ।
आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट रेंजेस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, जहां पे 1 किसका होता है, वैक्यूम का होता है। समझ में आ रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 वैक्यूम का होता है, और जैसे जैसे तुम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाते जाओगे वैसे तो अलग अलग मटेरियल आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था वाटर का 80-81 के रेंज में होता है, एचएफ का 91 के केस में होता है, देयर आर मटेरियल जिनका लिटरली 400-500 पे भी जाता है। ठीक है, बट अगर वैक्यूम कंडक्टर देखो तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इन्फिनिटी होता है। इतना क्लियर है, हाँ या ना? हाँ। ओके, ये चीज हमें पढ़नी है। आई मीन जो भी हम अभी जो भी एनालिसिस होगा यहाँ पे वो कंडक्टर्स के अंदर होगा, वो कंडक्टर्स के अंदर होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जानना ये था एक कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ओके, ये पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन की, करंट की डेफिनेशन हम स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी करंट का डेफिनेशन होता क्या है, कोई बताएगा मुझे? हम ऑब्वियसली लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि करंट होता क्या है। ठीक है, हमने उसके न्यूमेरिकल्स भी किए, तो तुम मुझे तुम्हारी भाषा में सबसे पहले मीनिंग बताओ, फिर मैं एक्चुअल 11th स्टैंडर्ड का तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगा कि करंट होता क्या है। Flow of charge in a given time. ओके, फ्लो ऑफ चार्ज, एनीवन एल्स? इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। टिया तुम भी कुछ बोल दो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो बेसिकली करंट का सबसे पहले मीनिंग जान लेते हैं। करंट बेसिकली किसी भी चीज के फ्लो को करंट बोलते हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर एक नदी में से पानी भी बह रहा है तो हम बोलते हैं वो करंट ऑफ वाटर, करंट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो बेसिकली चार्जेस के फ्लो को, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम बुलाते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम बुलाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका डेफिनेशन क्या हुआ? एक कंडक्टर कंसिडर कर लो, कंसिडर कंडक्टर। ठीक है, लेट से इसका ये एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूं, कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। अच्छा, लेट से कुछ टी टाइम में, कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो इसमें से पास हुए। ठीक है, आई मीन नेट चार्ज की बात कर रहा हूं मैं। पहले ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, एंड सो ऑन। मैं नेट चार्ज की बात कर रहा हूं। ओके, सो द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज विच पास परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जितना भी चार्ज पास किया है एट सम पर्टिकुलर टाइम, तो आपका करंट का यहाँ पे वैल्यू हो जाता है चार्ज अपॉन टाइम। इतना क्लियर है? ये समझ में आ रहा है तुम लोग को, हाँ या ना? हाँ। ओके, सो बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अगर मैं कोई पर्टिकुलर सरफेस देख रहा हूं तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टोटल कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास हुआ है वो बन जाता है अपना करंट। ठीक है, अच्छा, ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू को मैं यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा या फिर वी एवरेज लिख दूंगा। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा? नेट करंट, सॉरी नेट चार्ज बोलना चाहिए, मैंने गलती से करंट लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेट चार्ज फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं? जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे तो क्या करते थे? टाइम की वैल्यू 0 पे टेंड करते थे। आई मीन यहाँ पे वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इज गिवन बाय लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी ना, जो कि आपका यहाँ पे dx बाई dt बन जाता था, और यही से वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt रिलेशन आया है। तो यहाँ पे करंट इंस्टेंटेनियस का रिलेशन क्या होना चाहिए? dq by dt. एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे हम करेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0, मतलब मैं टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दूंगा। तो मैं टाइम इंटरवल को जितना छोटा करूंगा मुझे उतना ही इंस्टेंटेनियस करंट की एक्यूरेट वैल्यू मिलती जाएगी। सो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0 q बाई टी, which is nothing but differential change in time upon differential change in current upon differential change in time। तो ये बन जाएगा dq by dt। इतना क्लियर है? सो your current instantaneous, your current instantaneous is given by dq by dt, differentiation of charge with respect to time। इतना क्लियर है? अच्छा, इसमें छोटा सा कैच है, क्या बोला, क्या क्या कैच है इसमें? आई मीन थोड़ा सा मैथमेटिकली करेक्ट है बट फिजिक्स के हिसाब से इसमें थोड़ा से इनकरेक्ट, छोटा सा इनकरेक्शन है इसमें। बता सकते हो तुम लोग क्या इनकरेक्शन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? मैथमेटिकली एग्जैक्टली करेक्ट है लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा सा एरर है। कौन बताएगा मुझे यहाँ पे एरर क्या है? जरा सोच के बताना मुझे। एनीवन?
सबसे सबसे पहले मुझे ये बताओ dq का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dq? या स्मॉल चार्ज। डिफरेंशियल चार्ज बेसिकली। हम्म उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? किसी भी डिफरेंशियल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है? कहना ऐसे इन्फिनिटिसिमल होता है, हाँ बहुत छोटा। मतलब अगर मैं 10⁻10 -10 करोड़ भी बोलूं, या फिर अगर मैं 0.00 ऐसे 10 करोड़ जीरो डाल के 1 डालू, तुम्हारा वो उससे भी छोटा होगा। समझ में आ रहा है? हम्म या और आपका चार्ज का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? ई। यप, आपका जो चार्ज मिनिमम है वो आपका ई के बराबर है, विच इज नथिंग बट उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं कूलम में देखूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आ रहा है? हम्म तो इन्फिनिटिसिमल बड़ा है कि ये बड़ा है? ई। ऑब्वियसली तुम्हारा मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज बड़ा है। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज द रीजन आपका कभी इंस्टेंटेनियस चार्ज यहाँ पे बन ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यू कैन नेवर अचीव इन इन्फिनिटिसिमल चार्ज, बिकॉज चार्ज का मिनिमम वैल्यू जो है वो इतना है। तो फिजिक्स के हिसाब से बट फिर भी सिंस ये वैल्यू बहुत छोटी है, सो फिजिकल वर्ल्ड में हम कंसिडर कर लेते हैं इस चीज को। समझ में आ रहा है? फिजिकल वर्ल्ड में अगर तुम कोई भी सर्किट्स देखो, सो इलेक्ट्रिकल यूजुअली बड़े बड़े सर्किट्स में करंट एम्पियर्स में होता है, छोटे छोटे सर्किट्स में करंट मिली एम्पियर्स में होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट आपका माइक्रो एम्पियर या फिर ज्यादा से ज्यादा नैनो एम्पियर्स तक जाता है। तो एकदम मिनिमम से मिनिमम रेंज में भी देखे तो आपका जो चार्ज है वो 10⁻10 ऑर्डर बड़ा है। सबसे मिनिमल चार्ज जो हमें यूजुअली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में दिखाई देता है, एंड दैट इज द रीजन हम इसे ट्रू मान लेते हैं। बट एकदम कोर फिजिक्स के हिसाब से देखें तो ये गलत हो जाता है वहां पे, बिकॉज डिफरेंशियल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इतना क्लियर है एकदम प्रॉपरली एवरीवन? हाँ या ना? हाँ ओके, सो आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय चार्ज अपॉन टाइम। तो नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ इंटरवल perpendicular to the surface at some interval t, तो नेट चार्ज अपॉन टाइम बन जाता है आपका एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। इसे कभी कभी आई बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चीज का एवरेज मतलब उसके ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है? और अगर तुम्हें करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, सो दैट्स गिवन बाय dq by dt, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ ओके, सो ये हो गया आपका करंट का डेफिनेशन। ओके, इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। इनफैक्ट अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सॉल्व करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम करंट यूजुअली नहीं यूज करते, हम करंट डेंसिटी यूज करते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सो वी डिफाइन अ न्यू क्वांटिटी विच इज नोन एज करंट डेंसिटी। समझ में आ रहा है? करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, इनफैक्ट इसे जे बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी जे एक्चुअली एवरेज नहीं है, ये करंट डेंसिटी वेक्टर है। समझ में आ रहा है? हम्म ओके, ये एक वेक्टर का, तो ये बार जो एक्चुअली ये वेक्टर, इसलिए चलो मैं एरो बना देता हूँ यहाँ पे। बट जे बार का मीनिंग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी नहीं होता, वो होता है करंट डेंसिटी वेक्टर। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ आपका करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? या वेक्टर। या वेक्टर। ओके, रजत इज सेइंग योर करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट अबाउट अदर्स? शरण्य एंड टिया, तुम्हारे आंसर्स जल्दी से बताओ मुझे। तुम क्या सोचते हो, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? डायरेक्शन होता है ना, उसको वेक्टर है ना। डायरेक्शन होता है तो वेक्टर है। ओके टिया? वो वेक्टर। वेक्टर, ओके। करंट इज नीदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर। ओके, करंट इज नीदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर बिकॉज बेसिकली दिखने में डायरेक्शन होती है इसमें, बट अगर हम करंट देखें तो वो बेसिकली डज नॉट ऐड एज पर वेक्टर रूल्स। मतलब वेक्टर्स में क्या क्या यूज करते हैं हम? कभी कभी पॉलीगॉन लॉ, कभी कभी ट्राइंगल लॉ, कभी कभी पैरेललोग्राम लॉ। तो जब हम वेक्टर के लॉज यूज करते थे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो आपके करंट को हम वैसे ऐड नहीं कर सकते। अगर वो अप्लाई करने जाएगा करंट के केस में फेल हो जाता है। बट करंट को स्केलर भी नहीं बोल सकते बिकॉज ये इसमें डायरेक्शन है। आई मीन अगर मैं इस वायर में करंट ऐसा जा रहा है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, दोनों को क्लब कर दूंगा तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इनफैक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो या ये इसमें वेक्टर की भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसमें स्केलर की भी कुछ प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज द रीजन करंट को तुम ना स्केलर में ले सकते हो ना तुम वेक्टर में ले सकते हो। ठीक है, सो इट इज नीदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे नीदर अ स्केलर नॉर अ वेक्टर, तो इसका ये रीजन है बेसिकली, ना करंट आपका स्केलर है
ना करंट आपका वेक्टर है। एंड दैट्स द रीजन जब भी मुझे वेक्टर एनालिसिस करनी है, चार्ज के फ्लो की, तब करंट आपका फेल हो जाता है। और जब करंट आपका फेल हो जाता है तब आपको यूज करनी पड़ती है करंट डेंसिटी। इतना क्लियर है सब लोग को? हाँ या ना? हाँ। And for this reason we are now going to define the quantity current density. आपका current density होता क्या है? Basically your current density is simply current upon area या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ रहा है? अभी ये हो गया बच्चों वाला डेफिनेशन। अगर मुझे एक्चुअल डेफिनेशन देखना है तो लेट से आपका चार्ज या फिर आपका करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, या करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, एंड लेट से आपका जो एरिया वेक्टर है, इट इज समवॉट लाइक दिस। इज इट क्लियर? हाँ, चलो एक काम करूंगा मैं, फॉर मोर सिंप्लिसिटी मैं इसको एक रेक्टेंगल बना दूंगा सो दैट आपको ज्यादा डिजायरेबल लगेगा ये। लेट से यहाँ पे आपका एरिया ये कुछ ऐसा है, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बेसिकली इस केस में लेट से ये वर्टिकल इसके साथ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन के साथ लेट से ये एंगल थीटा बना रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, सो हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा? हमें इसका कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा एरिया का। अगर इसका एरिया ए है, सो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, जो मेरे करंट के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ये एरिया का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, एन कैप। समझ में आ रहा है? इस एरिया का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। लेट से मैं एक काम करता हूं, मैं एन कैप का एंगल लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू करंट। समझ में आ रहा है? हाँ। हमें पता है कि एरिया का ये क्या होता है, बेसिकली एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस होता है। सो लेट से करंट के साथ ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी हो जाएगा करंट अपॉन एरिया का हमें परपेंडिकुलर टू द करंट वाला कंपोनेंट लेना है। तो वो कंपोनेंट कितना बन जाएगा? कहना है ए कॉस थीटा के बराबर बन जाएगा। हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ। ए कॉस थीटा के बराबर बन जाएगा। एंड दैट इज द रीजन बेसिकली यहाँ पे जो एरिया है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो एरिया लेंगे दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। ओके, एंड दैट इज द रीजन योर करंट इज गिवन बाय J into A into cos theta. Okay, so basically your current is actually given by J vector dot area vector. इतना क्लियर है? अच्छा, ये कब यूज होगा? जब थ्रू आउट द एरिया आपका करंट कांस्टेंट है, ठीक है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। लेकिन हमेशा तो ऐसा होता नहीं है, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है। योर करंट इज गिवन बाय इंटीग्रल J वेक्टर डॉट ds वेक्टर। समझ में आ रहा है? ओके, सो या मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपका पूरा करंट डेंसिटी का फंडा क्या है। करंट डेंसिटी इज गिवन बाय सिंपली चार्ज करंट फ्लोइंग अपॉन एरिया। और ये एरिया क्या होना चाहिए? ये करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये स्लैंट एरिया लिया है, बट ये एरिया मैं नहीं ले सकता बिकॉज ये मेरे करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर नहीं है। तो मुझे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा एरिया इंटू कॉस थीटा। सो J इज नथिंग बट करंट अपॉन A cos थीटा। सो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो करंट क्या हो जाएगा? J डॉट A cos थीटा, सॉरी J इंटू A cos थीटा, विच इज नथिंग बट J वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। इतना क्लियर है? ओके, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन आपका करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, जो यूजुअली होता नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? करंट इज नथिंग बट इंटीग्रल J वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इतना क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हमें पूरा क्लोज्ड इंटीग्रल करना पड़ेगा बिकॉज वी नीड टू कंसिडर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द कर्व, सॉरी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द प्लेन। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ। ओके, इतना नोट डाउन कर लो करंट डेंसिटी के बारे में। तो आपका करंट क्या होता है? बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम। सही है। यहाँ पे टोटल कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 1.6 into 10⁻⁹। इतना क्लियर है? इसे मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा तो कहना है ये मेरा करंट हो जाएगा। हाँ। व्हाट इज 9 into 1.6?
9.6 9.6 9.6 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? -3 -3। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर होता है। इनफैक्ट ये आपका वन ऑफ द क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, चार्ज के यूनिट को भी हम इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। क्लियर है इतना? हाँ ओके, तो बेसिकली आपका ये कितना हो जाएगा? 9.6 मिली एम्पियर का करंट हो जाएगा। नाउ आई हैव टू इवैल्यूएट करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा इस केस में? 9.6 करंट अपॉन एरिया हो जाता है ना, सही है? हाँ हाँ तो करंट कितना है? 9.6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू, अच्छा यहाँ पे पाई की जरूरत नहीं है ना, नहीं यहाँ पर डायरेक्टली क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा। कितना दे रखा? 1 mm² ना, तो सिर्फ सिंपली मुझे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। नहीं 10⁻⁻⁶ एग्जैक्टली मुझे इस चीज को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 mm² मतलब कितना मीटर स्क्वायर होता है? mm और मीटर में देखो तो 10⁻³ का अंतर है, तो स्क्वायर कर दूंगा तो 10⁻³ का बन जाएगा 10⁻⁻⁶। तो दिस इज नथिंग बट 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे -6 से डिवाइड कर दूंगा। अच्छा, सब कुछ एसआई यूनिट में लिया तो आंसर भी एसआई यूनिट में आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे? 9.6 into 10⁻³ 3 9.6 into 10⁻³ बेसिकली। कैन आई से एम्पियर पर मीटर स्क्वायर? हाँ ये तुम्हारा करंट डेंसिटी का यूनिट होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ शरण्या? हाँ हाँ ओके, सो ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया। ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो करंट एंड करंट डेंसिटी, सबसे पहले तो कंडक्टर, एंड उसके बाद करंट हो गया, फिर करंट डेंसिटी हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट विल बी डिस्कसिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सिंपली वी हैव टू डिस्कस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? किसी को कुछ आइडिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? चलो एक हम एक बोलते हैं ना, एक एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करेंगे, थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। लेट्स एक कंडक्टर है यहाँ पे, एक किसी मेटल का कंडक्टर है। अगर मैं इस कंडक्टर को हाथ लगाऊं तो मुझे शॉक लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ आई मीन ये ऐसा बेयर कंडक्टर है, बट ऐसा कैसा अच्छा रखा है? कुछ सप्लाई वप्लाई किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर मैं इसे हाथ लगाऊं तो मुझे क्या मुझे शॉक लगेगा? नहीं नहीं क्यों नहीं लगेगा शॉक? तो चार्ज फ्लो नहीं रहा उसमें से। अच्छा, तो मतलब तुम लोग यहाँ पे ऐसा बोल रहे हो कि अगर कंडक्टर में हमें शॉक नहीं लग रहा, किसी भी कंडक्टर को हाथ अगर मैंने लगाया और मुझे शॉक नहीं लग रहा, इसका मतलब ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि इसमें से चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। आर यू सेइंग दिस? हाँ ओके, तुम्हें पता है ना किसी भी मेटल के अंदर देर आर बहुत सारे, बेसिकली ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ हाँ रहा है? हाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या होता है? घूम रहे हैं उसमें। घूम रहे हैं। नहीं मतलब नहीं। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एटम के न्यूक्लियस से इतना दूर चला जाता है। हम्म ये चीज सेमीकंडक्टर्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जान लो। अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उस पेरेंट एटम के न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाए तो उस इलेक्ट्रॉन पे उस न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। सही है? हम्म अगर मैं सोलर सिस्टम का एग्जांपल देखूं तो प्लूटो, प्लूटो इतना दूर है, इवन तो एकदम माइन्यूट सा बोलते हैं ना, माइन्यूट सा ग्रेविटी का असर है सन का प्लूटो पे, बट इट इज नेग्लिजिबल। समझ में आ रहा है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भी ऐसा है, बेचारे वो ना घर के ना घाट के, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, वो जो पेरेंट एटम जो है उसका न्यूक्लियस जो है वो उसके बहुत कम इन्फ्लुएंस में, एंड दैट्स द रीजन एकदम छोटा सा थर्मल एक्सपांशन भी, एकदम छोटे सा अगर मैं थर्मली भी उसे ट्रिगर कर दूं तो वो फ्री हो जाता है और वो फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स में घूमता रहता है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग ऐसा होता है बेसिकली कि उनका पेरेंट एटम से इंटरेक्शन बहुत मिनिमल रहता है, एंड दैट इज द रीजन एकदम छोटा सा एक्साइटेशन। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन, जिसमें मोस्ट कॉमन होता है थर्मल एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशन का मीनिंग सिंपल है, मैंने इसे हीट कर दिया, थर्मली एक्साइट हो गया, थर्मली एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है इनफैक्ट एक फॉर्मूला भी है एक्चुअली, ये एक्चुअली लेकिन पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आता है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक बहुत अलग ब्रांच है फिजिक्स की, बहुत हाई लेवल की ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी आता है जहाँ पे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जहाँ पे आप लिखते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। समझ में आ रहा है?
तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा मेरे उस कंडक्टर में, मेरे उस रीजन में, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी एन आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा वैसे वैसे मेरे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। ये आपका एक फॉर्मूला भी है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। बट नेवरदलेस मैं इतना बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा भी थर्मली में एक्साइट कर दूं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेरेंट एटम को छोड़ देता है, अभी वो पूरे कंडक्टर में वॉन्डर कर सकता है बिना किसी फोर्स के या फिर बिना किसी अट्रैक्शन के। इतना क्लियर है? हाँ या ना? हाँ। ओके, तो ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि एट 0 केल्विन, at 0 Kelvin basically there is no thermal expansion, practically there is no thermal expansion, sorry excitation, and that's the reason there are no free electrons at 0 Kelvin। सही है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 Kelvin में no free electrons हमेशा। Is it clear? ओके, तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो वैंडर करते रहते हैं। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूंगा, क्या वो एक जगह पे रहेगा? क्या वो एक ही जगह पे सस्पेंडेड रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन? अगर मैं किसी भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देखूं, ऑब्वियसली तुम्हारा रूम टेम्परेचर इज वे हायर देन 0 केल्विन। सही है? तुम्हारा 25 डिग्री सेल्सियस इज 300 केल्विन, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे। इनफैक्ट अगर मैं इसे 0.001 केल्विन भी लूं तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा सीन है। तो 300 केल्विन पे ऑब्वियसली देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सस्पेंडेड है तो क्या इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रहेंगे? इलेक्ट्रॉन जो होता है इसे केमिस्ट्री में क्या बुलाते हैं हम? फ्री रेडिकल बुलाते हैं। हाँ या ना? और फ्री रेडिकल जो है कहना है ये हाईली अनस्टेबल होता है। किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्रिएट करने का काम करता है फ्री इलेक्ट्रॉन। कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा वो चैन से जीने नहीं देगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली अनस्टेबल। तो ऐसे अनस्टेबल कीड़े क्या एक जगह पे सस्पेंडेड रह सकते हैं? नहीं, ये एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी में पूरे के पूरे कंडक्टर में वैंडर करते रहते हैं। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं देखूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैंडर्स एट एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी है, एंड देयर आर ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने भारी मात्रा के इलेक्ट्रॉन्स विल कॉम्पनसेट इलेक्ट्रॉन का माइन्यूट चार्ज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे? है ना? इवन दो एक इलेक्ट्रॉन में बहुत कम चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कि वो उस चीज को कॉम्पनसेट कर देगा। एंड वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट कहना है से आपका करंट एक्चुअली वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा चार्जेस का वेलोसिटी होगा उतने ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास करेंगे और उतना ही ज्यादा करंट का वैल्यू होगा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पे मैंने अगर बताया तुम्हें कि इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स होते हैं और वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, तो इनका नेचर कैसा होता है? पूरे कंडक्टर में वैंडर करते रहते हैं एट अ वेरी एक्सट्रीम हाई वेलोसिटी। एंड यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई भी नहीं है, बिना इसके ये वैंडर करते रहेंगे। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें चार्जेस है, वो अगर इतने हाई वेलोसिटी में फ्लो कर रहे हैं, तो मैं अगर किसी बेयर कंडक्टर को हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे शॉक क्यों नहीं लगता? आई मीन नॉर्मल बेयर कंडक्टर इन द सेंस एक नॉर्मल कंडक्टर है, उसके आगे पीछे कुछ सप्लाई कनेक्टेड नहीं, कोई बैटरी वैटरी कुछ कनेक्टेड नहीं है, अगर मैं इसे हाथ लगा तो मुझे शॉक क्यों नहीं लगेगा? ये मेरा आपसे सवाल है। तो कोई बता सकता है इसका रीजन? एवरीवन? एनीवन? आई मीन बेसिकली सिंस आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा है, तो अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन पकड़ू, तो लेट से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है, अगर ऐसा जा रहा है, तो तुम्हें एक ना एक इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा, जिसकी वेलोसिटी इसके ऑपोजिट होगी और इसी के मैग्नीट्यूड की होगी। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं? आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इतने ज्यादा है, जैसे मैंने बताया ट्रिलियंस ऑफ एकदम छोटा सा अगर तुम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब भी लो तो उसमें तुम्हें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसके अंदर। एंड दैट्स द रीजन अगर मैं कोई भी छोटा सा क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं, तो लेट्स से इस क्रॉस सेक्शन में ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो सिंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा है, तुम्हें एक ना एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूर मिलेगा,
एक ना एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जरूर मिलेगा जिसका इस क्रॉस सेक्शन में, जिसका वेलोसिटी एग्जैक्टली इसका अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंड दैट इज द रीजन दोनों एक दूसरे के करंट को खा जाएंगे। आपका नेट करंट जो है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन में, किसी भी फ्री कंडक्टर में हमेशा जीरो हो जाता है। इतना समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ हाँ। नोट डाउन कर लो इतना। ओके, सो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं इसी की कॉन्टेक्स्ट में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। लेट से ये आपका कंडक्टर है, लेट से आपका कंडक्टर है, एंड लेट से इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस अभी मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, ठीक है। अच्छा, लेट से ये आपका कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई आपका रैंडम इलेक्ट्रॉन है, और इसका मोशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे टकराया, ऐसे आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अच्छा, ये आपका इलेक्ट्रॉन का मोशन है। दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन देयर वाज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं क्या बोलूंगा कि लेट से मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, ये इसके अंदर ही है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर ही है। अभी रजत क्वेश्चन पूछेगा कि सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती है ना? हाँ हाँ, तो बेसिकली इसका रीजन है, यहीं पे बैटरी आती है। बैटरी का काम होता है टू मेंटेन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। तो बैटरी एक डायनामिक डिवाइस है एक्चुअली। अगर मैं कोई स्टैटिक्स देखूं, अगर मैं इसमें कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डाल दूं तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट ऐसा हो जाएगा कि अंदर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो बना देगा। समझ में आ रहा है? बट एक बैटरी से अगर मैं इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो बैटरी का वो काम ही है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाना। तो अभी तुम लोग बोलोगे कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी नहीं है, स्टिल इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी है। तो एक अलग टाइप का गॉसेस लॉ होता है कंडक्टर्स में, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना मत सोचो, अभी के लिए बस इतना सोचो कि लेट से ये कंडक्टर के अंदर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? यस, इलेक्ट्रॉन में कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ। लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड। हाँ तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड्स है, सिंस करंट एक नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स उसको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इतना क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स एक्चुअली इस डायरेक्शन में फील होगा। फोर्स का वैल्यू कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज के बराबर, सही है। इस केस में स्मॉल ई चार्ज है। अच्छा, इसके कारण क्या होगा? योर इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इन राइटवर्ड डायरेक्शन। सिंस ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इनफैक्ट ये जो वेलोसिटी है ये 10⁶ ऑर्डर की होती है। समझ में आ रहा है? 10⁶ इज अ ह्यूज ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आपके रॉकेट की एस्केप वेलोसिटी का ऑर्डर क्या होता है? हाँ, 10⁻²। it's 11 kilometers per second, which is nothing but roughly close to 11,000 meter per second, सही है। which is the fastest object अभी तक जो humans ने बनाया है। बेसिकली जो ऐसे स्पेस आई मीन ऐसे रॉकेट्स, या फिर बोल सकते हैं हम लोग स्पेसक्राफ्ट तो नहीं बोल सकते, एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमने इंटरस्टेलर स्पेस में भेजे हैं, ठीक है। जो अभी रिसेंटली लिटरली बोलते हैं ना, जो हमने 90s में भेजे थे, अभी जाके उन्होंने उन ऑब्जेक्ट्स में सोलर सिस्टम को क्रॉस किया है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी स्पीड होती है 17 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, बेसिकली 30,000 मीटर पर सेकेंड एंड ब्ला, उसके रेंज होता है। सो वो है बेसिकली ह्यूमंस ने जो बनाया है सबसे फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट्स, तो उनका ऑर्डर 10⁻³ के ऑर्डर में रहता है, 10⁻³ 10⁻⁴। तो समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन उससे ऑलमोस्ट 100 और 1000 टाइम ज्यादा फास्ट है। समझ में आ रहा है? सो इट्स अ ह्यूज वेलोसिटी एंड दैट्स द रीजन वो एग्जैक्टली ऐसा फ्लो करना स्टार्ट नहीं करेगा। सो इट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है। योर इलेक्ट्रॉन्स विल एक्चुअली स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। तो यहाँ पे जो मैं पर्पल में बना रहा हूं, इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसके मोशन में जो डिस्टॉर्शन आ रहा है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? सो बेसिकली यहाँ पे ये ब्लू में जो बनाया है मैंने, ब्लू में जो बनाया है ये इसका ओरिजिनल पाथ है। ओरिजिनल पाथ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। समझ में आ रहा है? और ये जो डॉटेड में बनाया है ये मैं बना रहा हूं ड्रिफ्टेड पाथ, ड्रिफ्टेड पाथ, ठीक है, ड्रिफ्टेड पाथ व्हेन
E is applied. इतना क्लियर है, हाँ या ना? ओके, सो बेसिकली लेट से कुछ टी टाइम इंटरवल में वो यहां पे आया है इस पोजीशन से, तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा उसे, फिर टाइम इंटरवल, ये चीज बन जाती है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के एक्चुअल वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? अच्छा, ऑब्वियसली आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली हाँ। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है? ओके, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में डिफरेंस क्लियर है सब लोग को? यस और नो? ओके, नोट डाउन कर लो इतना। ओके, सो ये पढ़ने के बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे समथिंग विच इज नोन एज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। समझ में आ रहा है? इस चीज को हम इस लेटर टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो होता है उसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अभी इसका मीनिंग क्या है, इसका लिटरल मीनिंग बताओ मुझे। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन? मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चलो यहाँ पे लेट से वो किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसका डायरेक्शन ऐसा हो गया, यहाँ पे किसी एटम से टकरा के कुछ ऐसा हो गया, ठीक है? अगर हम एकदम कोर लेवल पे देखें तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स किसी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, बट वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होके बेसिकली उनके डायरेक्शन चेंज कर देते। समझ में आ रहा है? whatever it is, तो बेसिकली यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, हर इसमें टाइम इंटरवल सेम होगा क्या? मतलब यहां से जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे इन दोनों कोलिजन्स के बीच कितना टाइम इंटरवल है, इन दोनों कोलिजन्स के बीच कितना टाइम इंटरवल है, इन दोनों कोलिजन्स के बीच कितना टाइम इंटरवल है? समझ में आ रहा है? सो क्या ये चीज सेम होगी हमेशा? हाँ, नहीं, ऑब्वियसली नहीं। और ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात है, ऐसे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो ऑब्वियसली बात है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन सेम नहीं होगा, एंड दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग एवरेज। सही है? किसी एक इलेक्ट्रॉन का किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम निकाल भी नहीं सकते। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाता है, पोजीशन एंड मोमेंटम आर म्यूचुअली इंटरलॉक्ड, तो एक को ज्यादा प्रिसाइजली मेजर किया तो दूसरा उतना कम प्रिसाइजली मेजर हो जाता है। सही है? तो कर भी नहीं सकते, बट हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे उसका, ठीक है? तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो है उसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का सारे रीजन में एवरेज अगर देखें सो वो हो जाता है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, इसे हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट। तो मुझे ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? दोनों कोलिजन्स के बीच में टाइम इंटरवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जरा सोच के बताना। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विल इट इंक्रीज और विल इट डिक्रीज? कहना है से जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं रैंडमनेस इंक्रीज होता है, हाँ या ना? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा विगरसली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट लेट्स से मैं यहाँ पे वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं v सबस्क्रिप्ट d से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। सो वो मैं बोल रहा हूँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो कहना है रैंडमनेस इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ मूविंग विथ मोर विगरस वेलोसिटीज। और अगर ज्यादा फास्ट मूव करे तो कहना है ज्यादा टकराने के चांसेस है, ज्यादा टकराने के चांसेस है मतलब जल्दी टकराएंगे मतलब तुम्हारा जो टाउ है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ये कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो काइंड ऑफ एक इनवर्स रिलेशन है, एग्जैक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकता मैं, बट देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन टाउ। तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो तुम्हारा टाउ डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? ओके, सो अभी देखो ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जो कैलकुलेशंस हम करने वाले हैं वो
अभी के लिए तो ये उसके लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे ये बताना एक्सेलरेशन कितना होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा अगर उस पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहना है से उस पे जितना फोर्स है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास, सही है। अच्छा, उस पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका चार्ज द होल डिवाइडेड बाय उसका मास, सही है। सो कैन आई से ये एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू है। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? शरण्या, टिया, हाँ हाँ रजत, हाँ ओके। सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन, ओके। अभी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्चुअली में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ड्रिफ्टेड डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का एक्चुअली मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो उसे मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट से। वो होता है एस नॉट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, तो जीरो ही कंसिडर करेंगे हम, ठीक है, प्लस यू टी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जीरो है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एनीवे जीरो है इनिशियल, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू टाइम स्क्वायर। समझ में आ रहा है? और सिंस हम हर जगह एवरेज निकाल रहे हैं, तो एस एवरेज इज इक्वल टू हाफ इंटू ए एवरेज इंटू टी एवरेज का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ तो यहाँ पे टाउ स्क्वायर हो जाएगा, सही है? हाँ हाँ या ना? हाँ तो बेसिकली हर कोलिजन के पहले मेरा ऑब्जेक्ट कितना ड्रिफ्ट हो रहा है उसकी एक एवरेज वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन से मिलेगी। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके। सो बेसिकली इस चीज को तो मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एस एवरेज को या फिर डेल्टा एक्स एवरेज को मैं टाइम से डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे टाइम कितना है, इतना ही है, टाउ, तो डिवाइडेड बाय टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन का एवरेज इंटू टाउ। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? हाँ अभी एक्सेलरेशन अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने जाऊं तो मेरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, हाफ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास इंटू टाउ। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस। ओके। सो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है मैंने, अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, बट अभी तक ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है। योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय ई टाउ बाय 2m इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर है? हाँ अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन कंसिडर करूं, मोस्टली कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में गेम थोड़ा अलग हो जाता है, बट अभी के लिए विल ओनली कंसिडर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखने जाओ तो मुझे यहाँ पे एक माइनस डालना पड़ेगा। क्यों मुझे यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा? यस, बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन, तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट है। सिंस आपके इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एंड दैट इज द रीजन इट इज यहाँ पे एक नेगेटिव साइन मुझे डालना पड़ रहा है। इतना समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो इस चीज को एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो। अच्छा, यहाँ पे कहना है से एक चीज तो मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? मतलब या वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो जितना ज्यादा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा उतने ही प्रोपोर्शनली मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा। इतना नोट डाउन कर लो। ओके। सो अच्छा, यहाँ पे कहना है से चार्ज तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट ही होता है ना, ई, सही है। फिर यहाँ पे ये जो एवरेज कोलिजन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स जो है, ठीक है, ये भी मैंने तुम लोग को बताया कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सही है। तो कोई अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स करूं तो ये चीज भी फिक्स्ड है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड है, तो कहना है ये चीज एक कांस्टेंट बन जाएगी। तो उसे कुछ कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, तो यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड is nothing but some constant times electric field, and that's the reason your drift velocity is directly proportional to electric field. Okay, अभी देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी का रिलेशन करंट डेंसिटी वो सबसे लाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे लेट्स से वी हैव एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, ये कंडक्टर का एक क्रॉस कंडक्टर ले लें। लेट्स से यहाँ पे हम कंसिडरिंग अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ओके। और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है,
इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन अप्लाई कर दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैंने परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन अप्लाई कर दिए, एंड दैट्स द रीजन कहना है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ या ना? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज इट क्लियर? यस और नो? ओके, सो बेसिकली हम चाहते हैं, अभी मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू दैट कितना चार्ज मेरे इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। मैं ये चीज इवैल्यूएट करना चाहता हूं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, जो इलेक्ट्रॉन वीडी डिस्टेंस दूर होगा, लेट्स से यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये वीडी डिस्टेंस दूर है, तो कहना है एक सेकंड में यहां तक जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो ये क्रॉस सेक्शन क्रॉस कर देंगे। तुम लोग को विजुअलाइज हो रहा है मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं एवरीवन? हाँ हाँ। अगर मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छा बनाना चाहूँ तो मैं डायग्राम को थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, सो दैट अपना डायग्राम थोड़ा और अच्छा दिखाई देगा। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाऊं। दिस इज अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। इज इट क्लियर? दिस इज अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, और मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से ये उसके पीछे एक दूसरा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। उसके पीछे एक दूसरा क्रॉस सेक्शन है जो अपने ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन से वीडी डिस्टेंस दूर है, और लेट से ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये इस क्रॉस सेक्शन पे लाई करते हैं। तो कहना है सारे इलेक्ट्रॉन जो इस छोटे सिलेंडर पे लाई करते हैं वो आफ्टर 1 सेकेंड इसे क्रॉस करेंगे, इस वाले मतलब जिससे हम करंट निकालना चाह रहे हैं वो उसे क्रॉस कर जाएगा। समझ में आ रहा है? बेसिकली तुम्हारा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेसिकली अगर मैं टाइम को 1 कर दूं, 1 सेकेंड कर दूं, तो तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्टेंस के ही बराबर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मौजूद है वो 1 सेकेंड बाद यहां पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? मतलब ऑब्वियसली इट्स ये जो मोशन है ये बहुत एक्सट्रीमली रैंडम मोशन है, बट हम ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे ना। अभी यहाँ पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में सोच रहे हैं यहाँ पे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में सोचूं तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है या फिर इस इतने रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कहना है 1 सेकेंड बाद वो सारे के सारे इसको क्रॉस कर देंगे। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ओके, सो सारे इलेक्ट्रॉन जो वीडी डिस्टेंस पीछे है और जो बेसिकली सिलेंडर पे इस सिलेंडर के बीच में लाई करते सारे के सारे विल क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। सही है। अभी मैं एक छोटी एन डिफाइन कर रहा हूं। एन क्या है? बेसिकली आपके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? और ये भी मैं तुम्हें बताया ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा उतने तुम्हारे स्मॉल एन की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका स्मॉल एन है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? यस, कहना है ये इसे बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बुला सकते हैं हम लोग, काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कहना है इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। समझ में आ रहा है? उतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में प्रेजेंट हो गए। इज इट क्लियर? हाँ या ना? अगर आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम, तो किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू दैट वॉल्यूम। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? So, अगर बेसिकली इस क्रॉस सेक्शन को मैं ए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर इस क्रॉस सेक्शन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वॉल्यूम कितना होगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर? ये छोटा सिलेंडर बन रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका हाइट वीडी है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? यस, ओके, तो इस चीज का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू वीडी। सही है? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, सो आपका करंट कितना हो जाएगा? या फिर चलो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो चार्ज कितना हो गया? कहने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे चार्ज मिल जाएगा। सही है?
हाँ हाँ तो यहाँ पे बन जाएगा NEA इंटू VD, सही है? ओके, सो बेसिकली ये आपका करंट क्या हो जाएगा? ये तो 1 सेकेंड की बात कर रहा हूं ना मैं, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे टाइम मैंने 1 सेकेंड लिया है। तो करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज तो यहाँ पे 1 सेकेंड है, इसलिए ये रीजन मैंने VD लिया था। 1 सेकेंड में जितना करंट फ्लो कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो चार्ज कितना हो जाएगा? NEA इंटू VD, द होल डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो कहना है यहाँ से मुझे करंट का वैल्यू आ रहा है NEA इंटू VD, सही है? हाँ है ना? सो बेसिकली यहां से आपको करंट का फॉर्मूला मिल रहा है। चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी कांस्टेंट है, विच इज नथिंग बट 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, इनटू उस रीजन का क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू VD, आई मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? बाद में मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, बट अभी के लिए ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी यूजफुल हो जाता है। आई मीन करंट दे देंगे, ये सब दे देंगे, आपको डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी इवैल्यूएट करनी होती है, तो यहां से इवैल्यूएट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ अच्छा, आपका करंट डेंसिटी जो है वो होता है करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? तो यहाँ पे करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा? आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कट जाएगा, सिंपली फॉर्मूला आ जाएगा NE इंटू VD। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके MCQs में आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? ये जो फॉर्मूला जो हम आज डिराइव कर रहे हैं, आपको याद रखना है, और ऑब्वियसली डेरिवेशन भी याद रखना है। सबसे पहले इतना लिखो, यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन क्या है? करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 mm², और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है आपका? जो J है, यूजुअली ये याद रखते हैं लोग, J इज नथिंग बट NEVD, जहां पे N आपका सब कुछ याद रखना है, ठीक है, आपको प्रॉपरली सारे नोटेशंस। N है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज है, VD आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये क्या बन जाएगा? सिंपली J अपॉन NE। J जो है इसे मैं करंट बाय एरिया लिख सकता हूं, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बन जाएगा? करंट बाय AN इंटू E। बस अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे। करंट आपका 1 एम्पियर है, जैसे मैंने आपको बताया था, सब कुछ आपको SI यूनिट में लिखना है, तो आपका आंसर भी SI यूनिट में ही आएगा। ओके, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 2 mm²। तो इस चीज को अगर मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, क्या हो जाएगा? कहना है 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? हाँ ठीक है, बेसिकली 10⁻³ का ऑर्डर डिफरेंस होता है mm और मीटर में, तो सिंस वो स्क्वायर है तो 10⁻⁶ बन जाएगा वही चीज। तो ये आपका mm आपका छोटा यूनिट है, मीटर स्क्वायर ऑब्वियसली बहुत बड़ा यूनिट है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10⁻⁻⁶, ओके, इनटू n यहाँ पे कितना दे रखा है? 8.5 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। इज इट SI यूनिट? इस पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? यस, 1/10⁻³ 10⁻⁻3। 1 सेंटीमीटर क्यूब में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि 1 मीटर क्यूब में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में। ये पर सेंटीमीटर क्यूब बोले, तो पर मीटर क्यूब ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, सही है? 10⁻22 इनटू मीटर और सेंटीमीटर में ऑर्डर डिफरेंस इज 10⁻², तो क्यूब कर दूंगा मैं, तो 10⁻6 हो जाएगा। 10⁻2 का क्यूब इंटू 10⁻6 करना पड़ेगा, ये बन जाएगा पर मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? तो एक्चुअली आपके एन की वैल्यू हो जाएगी, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पे गलती की है, तो 8.5 × 10⁻28 बन जाएगा ये चीज पर मीटर क्यूब। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? तो यहाँ पे आपके एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? इस चीज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज विच इज नथिंग बट 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी समझ में आ रहा है तुम्हें प्रॉपरली कैसे लिखा मैंने ये चीज? हाँ या ना? ओके, तो अभी इस चीज को इवैल्यूएट करो। आई मीन तुम्हारा आंसर तो सेम आया था, बस वैल्यू में डिफरेंस आया था।
तो ये बेसिकली आपका, इस चीज को इवैल्यूएट करो, मुझे बताओ प्रॉपर आंसर कितना आएगा। अच्छा, ये जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट क्या होगा? यस, मीटर पर सेकंड, एग्जैक्टली। सिंस आपने सब कुछ एसआई यूनिट में लिया तो आंसर भी आपका एसआई यूनिट में ही आएगा। तो चलो जल्दी से इस चीज को इवैल्यूएट करो, मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। ओके, सो ये आपका आंसर आ रहा है 3.67 × 10⁻⁵। ये बहुत छोटी वैल्यू है। अगर तुम इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को कंपेयर करो तो उसका ऑर्डर 10⁻⁶ में होता है, इसका ऑर्डर 10⁻⁻5 में आ रहा है। तो लिटरली उनका ऑर्डर डिफरेंस 10⁻11 का है। समझ में आ रहा है? 10⁻11 का ऑर्डर डिफरेंस है, तो इतना कम वेलोसिटी है ये। इस चीज को यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा 1.67 इंटू, अगर इसे 10⁻³ से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूं तो 10⁻⁻2 बच जाएगा, बट ये मीटर के बदले mm पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो विच इज रफली 0.0367 अप्रोक्सीमेटली mm पर सेकेंड है। समझ में आ रहा है? तो एक सेकेंड में ये इतना mm, I mean 1 mm कितना छोटा रहता है। समझ में आ रहा है? 1 mm कितना छोटा रहता है, तो वो उससे भी बहुत छोटा है। तो ये एक सेकंड में इतनी सी वेलोसिटी ट्रैवल कर रहा है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है। समझ में आ रहा है? ओके, लेट से यहां पे आपका बल्ब है, यहां पे ऑब्वियसली एक बैटरी है और यहां पे एक स्विच है। तो स्विच ऑन करने के बाद कितना टाइम लगता है ये ग्लो करने के लिए? यस, एनीवन? एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अगर मैंने स्विच को ऑन किया, लेट्स से यहाँ पे, चलो यहीं पे एक लाइव एग्जांपल है, ये मेरा, यहाँ पे आई हैव अ स्विच, ठीक है? तो एक स्विच को ऑन करने के बाद कितना टाइम लगता है लाइट को ग्लो करने के लिए, लाइट को ऑन होने के लिए? यस, 1 सेकंड। मतलब वो तो 1 सेकेंड तो उसके अंदर के प्रोसेस को लगता है, बट लाइट को जो इंफॉर्मेशन जो है कि भाई स्विच ऑन हो चुका है, वो इंफॉर्मेशन उसे बहुत इंस्टेंटली मिल जाती है। वो इन्फॉर्मेशन से बहुत इंस्टेंटली मिल जाती है, बट यहाँ पे रिजल्ट तो हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई दे रहा है। रीजन तो बहुत अलग दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे कि यार ये तो वेलोसिटी तो इतनी कम है। इनफैक्ट इससे तुम सोच लो 1 मीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 10⁻³ का ऑर्डर का टाइम लग जाएगा, उससे भी बहुत ज्यादा। 10⁻³ तो मैंने गलती से बोल दिया। समझ में आ रहा है? अगर वो 1 सेकंड में इतना ट्रैवल कर रहा है 0.0, तो अगर मैं देखूं को लाइट का, ये बोर्ड का कंडक्टर और लाइट, ये कम से कम 2-3 मीटर का तो होगा। तो अगर 1 सेकंड में इतना mm ट्रैवल कर रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम है, तो यार 1-2 मीटर ट्रैवल करने में कितना जमाना लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्यों ये इतना इंस्टेंटली कैसे चल रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इतनी फास्ट क्यों होती है, जब यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन से, और ये आपका एक्चुअली प्रैक्टिकल सिनेरियो है, क्वेश्चन ऐसा ही नहीं दिया है। यूजुअली अगर आप 1 एम्पियर का करंट लो, कंडक्टर्स का थिकनेस भी इतना ही रहता है, इतना ही रहता है, बिकॉज बहुत पतले कंडक्टर के स्ट्रैंड्स होते हैं, और आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसी रेंज में होते हैं, इसी ऑर्डर में होते हैं। तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं दे रहे हैं वो लोग, ठीक है? तो आपके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअली वो इसी ऑर्डर में आता है उसका आंसर। सो क्यों बेसिकली ये एम्बिग्यूटी क्यों आ रही है यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे? एनीवन? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला, नॉट। हाँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो करंट को बोलते हैं ना, करंट के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही तो रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मैंने तुम लोग को इतना बताया कि जो रैंडम मोशन होता है, ये रैंडम मोशन जो होता है इलेक्ट्रॉन में, इट इज नॉट बेसिकली इट्स नॉट द रीजन ऑफ करंट, इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, बिकॉज रैंडमनेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैंसिल आउट हो जाती है, करंट कैंसिल आउट हो जाता है, नेट करंट 0 हो जाता है। सो करंट क्यों पैदा होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण करंट पैदा हो रहा है। बट यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इतनी छोटी आ रही है, बट हमें हमारे डे टू डे लाइफ से एक्सपीरियंस से पता है बेसिकली, ये मैंने देखो ऑफ कर दिया तुरंत ऑफ हो गया, ये मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे तुरंत ऑन हो गया, ठीक है? यहाँ पे मेरा स्विच है बाय द वे एक। सो या लाइटनिंग फास्ट में अपनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, बट यहाँ पे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। मुझे कोई इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है? ओके, सो बेसिकली इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि जब भी मैं स्विच ऑन करता हूं ना, एक बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर में इंस्टेंटेनियसली आ जाती है। समझ में आ रहा है? इनफैक्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, दे ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? तुम्हारा लाइट क्या होता है?
इट्स नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। तो लाइट का स्पीड क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक का फील्ड का वेव का वेलोसिटी वही है। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जो भी तुम्हारे फील्ड्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। समझ में आ रहा है? सो द इंस्टेंट में स्विच को ऑन कर दूं, वो उसी इंस्टेंट में पूरे के पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। सो अगर पूरे के पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसे फट से क्रॉस कर देगा ना। जरूरी थोड़ी कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए तब जाके बल्ब ऑन होगा। समझ में आ रहा है? इवन दो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होते होते मतलब एक्चुअली तो चले जाएगा उसके वेलोसिटी से, बट अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वे में सोचूं तो ड्रिफ्ट होते होते उसे जमाना लग जाएगा यहाँ पे आते आते आते। ठीक है, बट किसने बोला हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए? किसने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना चाहिए तब जाके वो ऑन होगा? ऑलरेडी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फील्ड के कारण ड्रिफ्ट हो जाएगा और इससे करंट ब्रश स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सिंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। समझ में आ रहा है? तो अगर किसी ने पूछा कि आपके करंट का स्पीड क्या है, सो उसे इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कंफ्यूज मत कर देना। तुम्हारे स्पीड ऑफ करंट इज एक्चुअली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट्स द रीजन अगर मैं स्विच ऑन करूं तो इतने इंस्टेंटली सब कुछ हो रहा है। सही है? बट तो बेसिकली आपका जो करंट है, यहां पे लिख दूंगा मैं, स्पीड ऑफ करंट इज नॉट इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? इवन तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है, बट आपका स्पीड ऑफ करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। इतना क्लियर है? हाँ या ना? यस और नो? हाँ। ओके, तो बेसिकली मैं तुम्हें और एक बहुत फैंटास्टिक चीज बता रहा हूँ। यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, और यहाँ पे लेट से आपका ये अर्थ का ऑर्बिट है। एक हाइपोथेटिकल मैं सिचुएशन बता रहा हूँ तुम्हें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ। लेट से अर्थ पोजीशन यहाँ पे है। अच्छा, अर्थ और सन से अर्थ पे लाइट आने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स। ऑलमोस्ट 8.3 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, 8.3 मिनट्स लगते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे स्नैप करके, मेरे पास थैनोस के सारे स्टोन्स आ गए हैं, इन्फिनिटी स्टोन्स आ गए, तो मैंने स्नैप करके मैंने ये बोल दिया कि मुझे सन को गायब करना है, तो एट अ इंस्टेंट मैंने सन को गायब कर दिया। तो अर्थ, जैसे मैंने सन को गायब कर दिया, तो अर्थ का मोशन कैसा होगा? यस, टेंजेंशियल। टेंजेंशियल। बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट क्यों परफॉर्म करता है? बिकॉज एक कोई चीज उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं एक धागे से एक पत्थर को घुमा रहा हूं, सो मेरे धागे का जो, मेरे स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा वो रेडियल इनवर्ट पुल करेगा, एंड दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे सर्कल में बनाए रखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन का ग्रेविटी। ठीक है, तो वो हमेशा उसे सेंटर की तरफ पुल करेगा, एंड दैट्स द रीजन सर्कुलर मोशन रहेगा। लेकिन अभी जैसे सन चला गया, तो जैसे मैंने सन निकाल दिया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स गायब। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स गायब, योर अर्थ विल स्टार्ट मूविंग टैंजेंशियल टू द वेलोसिटी। सही है, टैंजेंशियल टू दिस पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो अर्थ ऐसे चलती जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, लेट से 8.3 सेकेंड बाद अर्थ यहां पे आ रही है, और अर्थ यहां पे आने के बाद एक्चुअली वो ऐसे ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। सो जिस इंस्टेंट पे मैंने सन को गायब किया, अर्थ तब यहां पे थी, और 8.3 मिनट्स बाद अर्थ यहां पे आ चुकी है। लेट से, सो अर्थ का मोशन कैसा होगा? 1 या 2? 1 अर्थ का मोशन कैसा होगा? 1 या 2? 1। आंसर इज 2। समझ में आ रहा है? तो मुझे सवाल समझ में नहीं आया। हाँ, आप एक बार रिपीट करो। सवाल रिपीट कर रहा हूं। बेसिकली जिस इंस्टेंट पे मैंने सन को गायब किया, उस इंस्टेंट से मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या जैसे सन गायब हुआ वैसे का वैसा अर्थ टैंजेंशियल मूव करना स्टार्ट कर देगा, या अर्थ थोड़ा सा उसका मोशन कंटिन्यू करता रहेगा, सर्कुलर मोशन, और 8.3 मिनट्स बाद वो टैंजेंशियल चलता रहेगा? इसका आंसर है सेकंड। क्यों? बिकॉज द इंफॉर्मेशन की सन गायब हो चुका है। द इंफॉर्मेशन की सन गायब हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन अर्थ तक आते आते 8.3 मिनट्स लग जाएंगे। नथिंग कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट, नॉट इवन एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? तो ये इंफॉर्मेशन जो सन गायब हो चुका है, ये अर्थ के पास 8.3 मिनट्स बाद आएगा। तो 8.3 मिनट्स तक अर्थ ऐसी चलेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है? और इस इंस्टेंट पे रियलाइज होगा कि अरे सन तो गायब हो गया,
और इस इंस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इस इंस्टेंट पे गायब हो जाएगी और इस इंस्टेंट पे अर्थ टैंजेंशियल मूव होना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? लाइट और ग्रेविटी में क्या रिलेशन है लेकिन? है रिलेशन बेसिकली। ये एक्चुअली रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने प्रूव किया है कि ग्रेविटी का जो स्पीड, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्पीड है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। समझ में आ रहा है? या सो बेसिकली ये सब बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लेट्स से हमने कोई सैटेलाइट भेजा है मार्स पे, तो उससे वो सिग्नल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जो सिग्नल एक्सचेंज है वो भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर लेता है। तो वो इंस्टेंटली कंट्रोल नहीं कर पाते हम चीजों को, एंड दैट द रीजन इट्स एक्सट्रीमली हार्ड टू मैन्यूवर एनी ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अपार्ट। समझ में आ रहा है? लिटरली मिनट्स लग जाते हैं और यह एक छोटे से छोटे सेकंड में बेसिकली छोटे से जो छोटे सेकंड का मैनिपुलेशन एरर पूरे बोलते ना पूरे मिशन को तबाह कर सकता है। दैट्स द रीजन ये जो है, एंड दैट्स द रीजन बेसिकली स्पेस मिशंस बहुत एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं जब वो बेसिकली जितना ऑब्जेक्ट मेरा दूर चले जाता है। समझ में आ रहा है एवरीवन? इतना नोट डाउन कर लो। हाँ ओके ये पढ़ने के बाद हम बेसिकली फिर से इस फॉर्मूला पे आते हैं। J इज नथिंग बट एन ई इंटू वी डी। समझ में आ रहा है? नथिंग बट एन ई इंटू वी डी। ठीक है, ये वी डी का वैल्यू हमने क्या इवेल्युएट किया था पहले? यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने पहले एक ये निकाला था ना, दिस थिंग। समझ में आ रहा है? ई टाउ बाय 2m टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? सो ये बन जाएगा ई टाउ बाय 2m टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? तो बेसिकली आपका करंट डेंसिटी क्या बन जाएगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाय 2m टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए आपका एन और आपका टाउ कांस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट जो है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो ये एंटायर स्टफ, दिस एंटायर स्टफ इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर अ गिवन टेम्परेचर। फॉर अ गिवन टेम्परेचर जो भी हो, इसे मैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है? सो योर करंट डेंसिटी इज गिवन बाय सिग्मा ई। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? सो आपका करंट डेंसिटी जो होता है उसका डायरेक्शन, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। अच्छा यहाँ पे बोलो मत, यहाँ पे नेगेटिव साइन किधर गया? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू था, और आपका करंट जो होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑपोजिट होता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे नेगेटिव साइन कुछ भी नहीं है। योर करंट डेंसिटी वेक्टर इज गिवन बाय सिग्मा टाइम्स योर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसे हम बुलाते हैं माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? सो दिस इज नथिंग बट योर माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। यहां पे सिग्मा को हम बुलाते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है? और आपका जो रेजिस्टिविटी होता है, जो आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, इट इज इनवर्स ऑफ दिस कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? हाँ या सो इसका डेरिवेशन भी समझे, कुछ ज्यादा खास डेरिवेशन नहीं है, बस ये जो फॉर्मूला था जो ऑलरेडी डिराइव था उसमें वीडी का वाले सब्स्टिट्यूट किया, और ये वेक्टर फॉर्म में है प्रॉपर। तो आपका करंट डेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। समझ में आ रहा है? सो जे वेक्टर इज नथिंग बट सिग्मा टाइम्स ई वेक्टर, जहाँ पे सिग्मा इज नथिंग बट कंडक्टिविटी, और किसी एक मटेरियल के लिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहता है। सो या करंट डेंसिटी वेक्टर इज नथिंग बट कंडक्टिविटी टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और जो रेजिस्टिविटी हम जो बार बार यूज करते थे 10th स्टैंडर्ड तक, अभी भी इसके आगे यूज करेंगे, इट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ दिस कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? इनफैक्ट आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब क्वांटिटीज दिए होंगे, आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। सो ब्लैंक मत हो जाना। ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है एन ई स्क्वायर टाउ बाय 2m, जहां पे एन आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ई आपका पर मीटर क्यूब में, ई आपका चार्ज है, टाउ आपका एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है, मास ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इतना नोट डाउन कर लो।